सर, जैसा कि आपने बताया कि डीजल अनुदान की बात कि डीएम साहब ने डीजल अनुदान की देने की बात कही, तो अभी आपके क्षेत्र के किसान हमसे चर्चा कर रहे थे कि अब डीजल से तो सिंचाई होता नहीं है, बिजली से होती है, तो बिजली टैक्स माफ़ कर दिया जाए चूँकि आपकी सरकार है। हम तो चाहेंगे, हम प्रस्ताव भी रखेंगे, सरकार को हम लिखेंगे भी कि हमारे यहाँ नहर नहीं है और डीजल भी महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है बिजली। तो बहुत सारा किसान जो अपना मोटर लगा रखा है, बिजली का मोटर लगा कर रखा है, उसको बिल काफ़ी आ रहा है। कोशिश ये किया जाए कि बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए। इस संबंध में हम माननीय अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से ही बात करेंगे और मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के शिवगंज स्थित राजद कार्यालय में और आज यहां महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक नेहालुद्दीन साहब जनता को समस्या को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरामैन से हम चाहें कि पहले भीड़ पे फोकस करें कि ये सरकार बनने के बाद पहली बार ये बुजुर्ग विधायक और जनता के द्वार चल कर आए हैं समस्या सुनने के लिए। काफ़ी देर से हम इनको सुन रहे थे कि अभी कुछ देर पहले इनका समय 11 बजे था, लेकिन कुछ लेट हुआ। उसके बाद इन्होंने बताया कि कहाँ लेट हुआ और क्यों लेट हुआ, तो इन्होंने डीएम साहब से बात किया किसानों को समस्या को लेकर, जो काबिले तारीफ़ है। हम विधायक जी से बात करना चाहेंगे। विधायक जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, बल्कि इसलिए कि आपने जिला पदाधिकारी से किसानों को समस्या को लेकर मिला। शुक्रिया। जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हमने डीएम साहब से मिला, क्या मामला था, क्यों आपको डीएम साहब से मिलना पड़ा? आपको मालूम है, अब पूरा प्रदेश इस बात से अवगत है कि साउथ बिहार का बेशतर हिस्सा सुखाड़ के चपेट में है और ख़ास करके जो हमारा जो क्षेत्र है रफीगंज और मदनपुर, कंप्लीटली रफीगंज को तो कहेंगे कि कुछ कम क्षेत्र प्रभावित है, इसलिए कि वहाँ 3-4 पंचायत के बहुत हिस्सों में धान की रोपनी हो चुकी है और कुछ और जगह रोपण हुआ है। 50% से कम वहाँ भी रोपण हुआ है, मगर यहाँ तो मात्र 10% ही धान की रोपनी की गई है, जैसा कि मुझे जानकारी माननीय डीएम साहब ने हमको दी। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारा एरिया सुखाड़ के चपेट में है, आप उनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, सरकार से आपको कुछ निर्देश मिला है? उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ऐसा मामला है, इतना % रोपनी हुआ है, वहाँ इतना % रोपनी हुआ है, कुटुंबा में इतना % हुआ है, यानी कंप्लीट जो है सुखाड़ क्षेत्र है। हम कहा उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी जो है खरीफ तो ख़त्म हो गया और रबी से पहले लगता है मक्का, दलहन, तेलहन, वो फ्री में वितरण या कुछ हो सकता है कि नॉमिनल वो पैसा लेकर के किसानों के दरमियान वो उनके आदमी जाएंगे और आपको भी वितरण करेंगे। और बाकी जो भी लाभ सरकार के जरिए जो निश्चित किया जाएगा उसका लाभ आप लोग को वो मिलेगा, डीजल अनुदान भी मिलेगा और भी दूसरी जो सुविधाएं हैं सरकार के जरिए दी जाएंगी। डीएम साहब से हमारी मुलाकात के दरमियान में किसानों की समस्याओं को और मजदूरों की समस्याओं को रखने के बाद उन्होंने इस तरह का प्रतिक्रिया व्यक्त किया और उन्होंने ऐसा जवाब दिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि डीजल अनुदान की बात कि डीएम साहब ने डीजल अनुदान की देने की बात कही, तो अभी आपके क्षेत्र के किसान हमसे चर्चा कर रहे थे कि अब डीजल से तो सिंचाई होता नहीं है, बिजली से होती है, तो बिजली टैक्स माफ़ कर दिया जाए चूँकि आपकी सरकार है। हम तो चाहेंगे, हम प्रस्ताव भी रखेंगे, सरकार को हम लिखेंगे भी कि हमारे यहाँ नहर नहीं है और डीजल भी महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है बिजली। तो बहुत सारा किसान जो अपना मोटर लगा रखा है, बिजली का मोटर लगा कर रखा है, उसको बिल काफ़ी आ रहा है। कोशिश ये किया जाए कि बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए। इस संबंध में हम माननीय अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से ही बात करेंगे और मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। नेशनल हाईवे होकर एक बगल से सड़क जाती है जो गेवाल बिघा, रंगा बिघा, कौन आगे में दर्जनों गांव के लोगों को आना जाना होता है। वहाँ पर भी आपके क्षेत्र के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ मतलब रास्ता को घेरने का प्लानिंग जैसा उन लोगों का कहना था कि किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग दर्जनों गाँव के लोग आने जाने से वंचित होंगे। ये समस्या
हम समझते हैं कि 2 महीना पहले से चल रहा है और इसमें जिन लोगों की जो कथाकथित वो ज़मीन है, कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हमने प्रयास किया कि आपस में कंप्रोमाइज़ वगैरह करा करके और समस्या का निदान किया जाए। तो इलाका के लोग बैठे और जो ज़मीन मालिकान अपने आप को कहते हैं, जो किसी भी तरह से गैर मजरूआ मालिक ज़मीन को बंदोबस्त करवा करके अपने नाम से रजिस्ट्री किसी से करवाया और खतियान में नाम उसका दर्ज नहीं था। खतियान में तो बिहार सरकार ही दर्ज है। वो रजिस्टर 2 में नाम दाखिल करवा करके रसीद उसने कटवाया है। तो मजबूर होकर के हमारे जितने भी जो लोग हैं, इधर 50-60 जो गांव हैं, 3-4 पंचायत जो प्रभावित हो रहे हैं, कंप्रोमाइज़ हुआ और 13 फीट ज़मीन पर वो लोग तैयार हुए। हमारे लोगों ने भी उसको मान लिया और उसी से वो लोग आना जाना भी कर रहे हैं। हम कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई समाधान करके या जैसे भी हो, पंचायत से भी हो या हम लोग भी अगर बन पड़ेगा तो अपना भी कुछ पैसा अगर लगता है, मनरेगा में तो हम लोग नहीं दे सकते हैं पैसा, कच्चा में कम में हम लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, मगर अगर कुछ होता है तो हम लोग उसकी भी कोशिश करेंगे। इसका निदान करीब हो चुका है, यहाँ के लोगों ने मान लिया है। सर, एक विचार हम आपसे जानना चाहेंगे। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो आप लोग कहते थे कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बहुत है। अब आपके महागठबंधन में आ गए और वो मुख्यमंत्री भी हैं, क्या ये माना जाए कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा? देखिए, 2000 में जब इलेक्शन हो रहा था, हमारे नेता जो माननीय तेजस्वी जी आज उप मुख्यमंत्री हैं, हर जगह घूम कर उन्होंने कहा था कि हम अगर मेरी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को, नौजवान को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। और इसी बात को सरकार के बनने के पहले हमारे नेता ने मुख्यमंत्री से ये वादा लिया था कि आपकी सरकार में जब बनेगी हमको अगर उसमें शामिल कीजिएगा, हम शामिल होंगे, इसी शर्त पर कि हमने जितने वादे अपने जनता से किए थे आपको पूरा करना होगा, लागू करना होगा। और इसी क्रम में अभी 15 अगस्त को झंडा तोलन के दरमियान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ऐलान किया कि हम इस साल 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे और 10,000 सृजित कर नौकरी का, रोज़गार का हम बंदोबस्त करेंगे। तकरीबन 20 लाख की बात उन्होंने की है। हम समझते हैं कि जब इरादा पक्का हो, मुकम्मल हो, तो उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है, ये बिहार वासियों के, जनता के जहन में सवाल उठ रहा है कि वादा तो मोदी जी भी किए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दें, 15 लाख रुपए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भी जुमला घोषित कर दें? हम तो ये कहेंगे कि इब्तिदायक इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो अब सरकार बने हुए कितना दिन हुआ जी, आज धरना प्रदर्शन ये वो लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा बड़ा हो, होशमंद हो, जवान हो, और तब अगर कुछ नहीं करता है तब नहीं ये सवाल उठेगा। अभी तो समझा जाएगा और हर डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि आपके यहाँ कितनी नौकरियां खाली हैं, रिक्त हैं, पद हैं, आप उसकी सूची दीजिए, सरकार हर हालत में उसको कराएगी। और कल परसों फिर उन्होंने कहा है कि हम रोज़गार हर हालत में युवाओं को देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। समय थोड़ा कुछ लग सकता है क्योंकि ये प्रक्रिया है, सैंक्शन लेटर आना, बजट में प्रोविज़न करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसको नुक्कड़ करा करके सप्लीमेंट्री बजट में हो सकता है कि ले करके रोज़गार तो हर हालत में युवाओं को मिलेगा। हमारे नेता का दृढ़ जो है ये निश्चय है, वो करेंगे ही हर हालत में। सर, नीतीश कुमार जो कि इतनी पुरानी दोस्ती थी भाजपा से, आखिर क्यों छोड़ना पड़ा? क्या हो सकता है? इसका जवाब तो आप खुद बेहतर दे सकते हैं कि भाजपा ने उनको ब्लैकमेल करके रखा था। आज से नहीं, वो शुरू से आई घुटन महसूस कर रहे थे कि कब छोड़ें, मगर उनके साथ परेशानी ये थी कि एक मरतबे हमारी जो 17 में सरकार बनी थी, साझा सरकार बनी थी महागठबंधन की,
और छोड़ करके चले गए थे, इसलिए कि हमारे नेता पर ये इल्ज़ाम लगा था कि साहब ये रेलवे के घोटाला में इनका भी हाथ है। इस पर मुद्दा बना करके उन्होंने हमसे अलग हो लिया था। उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति आज के दिन में पैदा हो गया था। आज जो सरकारें गिरती चली जा रही थी, गिरती नहीं बल्कि गिराते चली जा रही थी, भाजपा, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये खेल शुरू हुआ यहाँ भी, झारखंड में भी। और यहाँ भी अगर एक हफ्ता के अंदर अगर नीतीश कुमार अगर अक्लमंदी से काम नहीं लेते तो यहाँ भी खेल हो गया था। और वही जो महाराष्ट्र में खेल खेला गया था, यहाँ RCP सिंह के मदद से यहाँ भी सरकार को इन्होंने गिरा दिया था। और नीतीश कुमार जी कहीं का ना रहते, न घर के रहते न घाट के रहते। जिस तरह से वहाँ इनके साथ हुआ, क्या नाम है, महाराष्ट्र में। लेकिन सर, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के लालच में चले गए महागठबंधन में। यही सवाल लालू जी से कहा था जो UP 2 की सरकार थी कि साहब आप तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहते हैं, हम भी बनना चाहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ये भी बनना चाहते हैं, सारे सब बनना चाहते हैं, मगर हमको इतनी जल्दीबाजी नहीं है, उन्होंने ये कहा था। तो ये हर आदमी चाहेगा, जैसे हम भी नहीं बनना चाह रहे थे कि मंत्री हमको बना दे, है नहीं बने तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जान दे देंगे। अरे नेता का जो फैसला हुआ, जनता का जो फैसला हुआ, हमको मानना हुआ। तो उसी तरह से अगर यहाँ की जनता अगर चाहेगी कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो अभी जाली बना हुआ है, इतना बड़ा मदारी आज तक भारत के इतिहास में 76 साल में नहीं देखा था कोई प्रधानमंत्री। आप भी मीडिया वाले हैं, आप भी देख रहे हैं, गोदी मीडिया को खरीद लिया, किसको खरीद लिया। 2 आदमी बेचने वाले हैं, 2 आदमी बेचने वाले हैं, एक अमित शाह और दूसरा मोदी जी। और खरीदने वाले कौन है? 2 ही आदमी, अडानी और अंबानी। यही खेल है पूरा। सब तो बिक गया भाई, बचा क्या? हम आप भी बिके हुए हैं, सब बिक गया। उनका 10-10 लाख करोड़ का वो माफ़ हो जाता है, ये लोन या टैक्स जो है माफ़ हो जाता है। और किसान पर या हम पर या आप पर जो कफन देते हैं, इस पर भी GST लगा दिया गया। हर चीज़ पर, बच्चों के खाने पर, पीने पर, हर चीज़ पर। महंगाई कंट्रोल में नहीं है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ था, किसान त्राहिमाम थे, हज़ारों किसानों ने आत्महत्या किया। किसान से वादा कुछ किया था कि आप हड़ताल ख़त्म करो, हमें वो आपका जो है जो मूल है हम उसको लागू करेंगे। कहाँ किया? आज तक नहीं किया। जब चला गया, कहा गया कि किसान चला गया घर तो जन्नत नहर, वही वाला काम हुआ। तो वो वादा नहीं। जनता अगर चाहेगी प्रधानमंत्री ये बनेंगे, जनता नहीं चाहेगी। ये ताकतवर जनता है। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? कल किसी ने देखा है क्या? कल क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। एक देव थाना क्षेत्र के मामला है, लक्ष्मी बिहा गांव का। एक सत्येंद्र यादव नाम के व्यक्ति हैं जो देव मोड़ से ATM से 31 तारीख को उनको 63,000 रुपया अपराधियों द्वारा निकाल लिया गया। और वो आवेदन देव थाना में दिए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनका वीडियो फुटेज है। और जो अपराधी द्वारा ATM यूज किया गया है, अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, कुछ नगद निकाला गया है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम आपसे सवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं चूँकि आपकी सरकार है। नहीं, आप डिटेल्स हमको उसको दे दीजिए, हम SP से बात करेंगे कि साहब इतने दिनों के बाद भी आज तक दोषी क्यों नहीं पकड़ा गया, उस गरीब का पैसा क्यों रिकवर नहीं हुआ, हम बात करेंगे। आज तक संदेश से बात करने के लिए धन्यवाद।